जितने भी स्टूडेंट 15 फरवरी 2023 को साइंस यानी विज्ञान की फाइनल पेपर देने वाले हैं उनके लिए क्लास काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभी के इस क्लास में आज हम बताने वाले हैं साइंस यानी विज्ञान के सब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी लघु उत्तरीय प्रश्न बताने वाले हैं जो आप लोग का एग्जाम में 2 अंक में पूछा जाएगा। और पूरे 25 प्लस सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाले हैं जो आप लोग के एग्जाम में 15 फरवरी को पूछा जाएगा। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि इस क्लास में अंत तक बने रहिएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास है 15 फरवरी के लिए। तो चलिए बिना देर किए क्लास को स्टार्ट करते हैं और 15 फरवरी को ऐसा ही पेपर मिलेगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। पहला नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, देख सकते हो कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं और स्पेक्ट्रम कैसे बनता है। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं और स्पेक्ट्रम कैसे बनता है, फिजिक्स का क्वेश्चन है। तो इसका उत्तर है कि जब सूर्य की श्वेत प्रकाश की किरण श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है तो वह 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। इसी घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। अगर इन रंगों को किसी पर्दे पर उतारा जाए तो उसे वर्णपट या स्पेक्ट्रम कहते हैं। सिंपल क्वेश्चन है, एक बार और समझिएगा कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या है। और एक क्वेश्चन तो 5 अंक में भी पूछा जाता है और इसका पूरा हम सिद्धांत एक अलग वीडियो बना दिया है, तो आप लोग जाकर देख लेना पहले लिस्ट में। तो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या है, लेकिन ऐसा जब क्वेश्चन पूछेगा तो 2 अंक में पूछेगा और इसका उत्तर 2 अंक में इतना लिखाएगा। और 5 अंक में पूछा जाएगा तो 5 अंक में इतना नहीं लिखाएगा और ज़्यादा लिखाएगा और उसका चित्र भी बनाना होगा। तो जब सूर्य की श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है तो वह 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। जब सूर्य की श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है तो वह 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। इसी घटना को तो हम प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। अगर इन रंगों की किसी पर्दे पर उतारा जाए तो उसे वर्णपट या स्पेक्ट्रम कहते हैं। सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 नंबर, रेलवे का सिग्नल लाल रंग का होता है क्यों। रेलवे का सिग्नल लाल रंग का होता है क्यों। तो इसका उत्तर है कि लाल रंग का तरंगदैर्घ्य बहुत ही अधिक होता है, जिसके कारण लाल रंग का प्रकीर्णन बहुत ही कम होता है और यह रंग कम फैलाता है। जब यह रंग कम फैलाता है तो कुएं या धुएं में स्पष्ट दिखाई देता है, इसलिए रेलवे का सिग्नल लाल रंग का होता है। यह भी सिंपल क्वेश्चन है, कोई भारी क्वेश्चन है नहीं। एक बार और समझ लीजिए, लाल रंग का तरंगदैर्घ्य बहुत ही अधिक होता है, जिसके कारण लाल रंग का प्रकीर्णन बहुत ही कम होता है और यह रंग कम फैलाता है। जब यह रंग कम फैलाता है तो कुएं या धुएं में, यानी यहाँ पर जाड़ का दिन में कुएं या धुएं में स्पष्ट दिखाई देता है, यानी साफ साफ दिखाई देता है, इसलिए रेलवे का सिग्नल लाल रंग का होता है। इसका उत्तर यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर कि प्रकाश का प्रकीर्णन से आप क्या समझते हैं। प्रकाश का प्रकीर्णन से आप क्या समझते हैं, यही क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका उत्तर है कि जब प्रकाश की किरणें किसी कोण से टकराकर सभी दिशाओं में फैल जाती हैं तो इसी घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। वायुमंडल में नीले रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। एक बार और समझिए इस क्वेश्चन को कि प्रकाश का प्रकीर्णन से आप क्या समझते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन है क्या। तो इसका उत्तर है कि जब प्रकाश की किरणें किसी कोण से टकराकर सभी दिशाओं में फैल जाती हैं तो इसी घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहा जाता है। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। किसके कारण, तो प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण ही आकाश नीला दिखाई देता है। और एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि किसके कारण आकाश नीला दिखाई देता है, तो प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण। और वायुमंडल में नीले रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। किसका, तो नीले रंग का, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर, सोडियम को केरोसिन में डुबोकर क्यों रखा जाता है। यह जो क्वेश्चन है यह केमिस्ट्री का है, रसायन शास्त्र का, कि सोडियम को केरोसिन में डुबोकर क्यों रखा जाता है। तो इसका उत्तर है कि अत्यधिक क्रियाशील होने के कारण सोडियम धातु खुला रखने पर साधारण ताप पर ही ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर जलने लगती है, अतः यह जल न जाए इससे बचाने के लिए इसे केरोसिन
तेल में डुबोकर रखा जाता है। सिंपल क्वेश्चन है कि सोडियम को केरोसिन तेल में क्यों डुबाकर रखा जाता है? तो अत्यधिक क्रियाशील होने के कारण सोडियम धातु खुला रखने पर साधारण ताप पर ही ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके जलने लगता है, इसलिए जल न जाए इसे बचाने के लिए हम केरोसिन तेल में डुबाकर रखते हैं सोडियम को। ऐसा ही इसका उत्तर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर बायोलॉजी का कि प्रकाश संश्लेषण क्या है? प्रकाश संश्लेषण क्या है? तो इसका उत्तर है कि सजीव जगत में हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायुमंडल से CO2 ग्रहण कर और मिट्टी से खनिज लवण एंड जल अवशोषित कर पत्तियों में स्थित हरित लौह के सहारे ऊर्जादायक पदार्थों का निर्माण करते हैं। यह संपूर्ण प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। ये भी सिंपल क्वेश्चन है कि सजीव, इसका उत्तर है यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण क्या है? तो सजीव जगत में हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायुमंडल से CO2 ग्रहण कर, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण कर और मिट्टी से खनिज लवण एंड जल अवशोषित कर पत्तियों में स्थित हरित लौह के सहारे ऊर्जादायक पदार्थों का निर्माण करते हैं। यह संपूर्ण प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। सिंपल क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि दृष्टि दोष क्या है? दृष्टि दोष क्या है, यही क्वेश्चन पूछा गया है कि दृष्टि दोष क्या है? तो इसका उत्तर है कि जब किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख की रेटिना पर न बनकर रेटिना के आगे या पीछे बनता है तो दृष्टि दोष कहलाता है। यह भी सिंपल क्वेश्चन है कि दृष्टि दोष क्या है? तो जब किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख की रेटिना पर न बनकर रेटिना के आगे या पीछे बनता है तो दृष्टि दोष कहलाता है। सिंपल क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं तथा नियमों को लिखें। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं और नियमों को लिखना है। तो आप सभी लोगों को पता है कि प्रकाश के अपवर्तन या प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होता है। तो पहला नियम है यहाँ पर अपवर्तन का नियम कि जब आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। यहाँ पर तीनों एक ही तल पर होता है। और 2 नंबर है कि जब एक ही रंग के प्रकाश की किरण किन्हीं 2 माध्यमों की सीमा तल पर तिरछी आपतित होती हैं तो आपतन कोण I की ज्वा साइने तथा अपवर्तन कोण R की ज्वा साइने का अनुपात नियतांक होता है। सिंपल क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर तो 8 नंबर क्वेश्चन है कि अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत क्या है? 2 उदाहरण लिखे। अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत क्या है? 2 उदाहरण लिखना है। तो चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है कि वैसा ऊर्जा स्रोत जिसका भंडार सीमित है तथा पुनः उत्पादन संभव नहीं है उसे अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कहते हैं, जैसे कोयला, पेट्रोलियम। सिंपल क्वेश्चन है, एक बार और समझिए कि अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत क्या है। 2 उदाहरण भी साथ में लिखना है। तो इसका उत्तर है कि वैसा ऊर्जा स्रोत जिसका भंडार सीमित है तथा पुनः उत्पादन संभव नहीं है, यानी उसको पुनः उत्पादन नहीं कर सकते हैं, यानी भंडार सीमित है। इसका मतलब ये हुआ कि आने वाला समय में वह खत्म हो जाएगा, उसे हम अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कहते हैं। सिंपल क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर तथा पुनः उत्पादन संभव नहीं है उसे अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कहते हैं, जैसे कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, ये आने वाला समय में खत्म हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तल दर्पण का 2 उपयोग लिखे। उत्तल दर्पण का 2 उपयोग लिखना है। सिंपल क्वेश्चन है, देख सकते हो कितना सिंपल है, आसान, 2 अंक मिल जाएगा इससे। तो उत्तल दर्पण का 2 उपयोग लिखना है। पहला नंबर है यहाँ पर साइड मिरर के रूप में। आप सभी लोग को पता है कि उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में भी होता है। और 2 नंबर में है कि सड़क या गली में स्टील लाइट में परावर्तक के रूप में, सड़क या गली में स्टील लाइट में परावर्तक के रूप में भी उत्तल दर्पण का उपयोग होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर कि पादप हार्मोन किसे कहते हैं? 4 पादप हार्मोन के नाम लिखिए। पादप हार्मोन किसे कहते हैं? 4 पादप हार्मोन के नाम भी लिखना है। तो इसका उत्तर आपके स्क्रीन पर है कि पौधों की वृद्धि और विभेदन क्रिया को संपन्न कराने वाले पदार्थों को पादप हार्मोन कहते हैं, जैसे जिबरेलिन, ऑक्सिन, साइटोकाइलिन, एसेसिक अम्ल। सिंपल क्वेश्चन है, एक बार और समझिए कि पादप हार्मोन किसे कहते हैं और 4 पादप हार्मोन के नाम भी लिखना है। तो इसका उत्तर है कि पौधों की वृद्धि और विभेदन क्रिया को संपन्न कराने वाले
पदार्थों को पादप हार्मोन कहते हैं, जैसे जिबरेलिन हो गया, ये पादप हार्मोन है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी पूछेगा कि पादप हार्मोन निम्न में से कौन है, तो जिब्रेनिन है, ऑक्सिन है, साइटोकाइलिन है, एसिटिक अम्ल है, याद रखिएगा। चलिए तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। और रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो इसका उत्तर है कि दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक या एक से अधिक नए गुण धर्म वाले पदार्थों का निर्माण करता है, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। सिंपल क्वेश्चन है, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक या एक से अधिक नए गुणधर्म वाले पदार्थों का निर्माण करता है, उसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे में यहाँ पर उदाहरण भी है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से संयोग कर जल का निर्माण करता है। आप सभी लोगों को पता है कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन से संयोग कर जल का निर्माण करता है। तो सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कोई ज़्यादा माथापच्ची है नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर। पौधों में जल एवं खनिज लवणों के स्वाहन के लिए कौन सा ऊतक उत्तरदायी होते हैं। पौधों में जल एवं खनिज लवणों के स्वाहन के लिए कौन सा ऊतक उत्तरदायी होता है, तो इसका उत्तर है कि पौधों में जाइलम से जल एंड फ्लोएम से खनिज लवणों का स्वाहन होता है। प्रासरणी दाब का संवहन में महत्वपूर्ण होती हैं और काफ़ी ऊंचे पौधे में रसारोहण प्रक्रम द्वारा जल का परिवहन होता है। एक बार और समझिए कि पौधों में जल एंड खनिज लवणों के स्वाहन के लिए कौन सा ऊतक उत्तरदायी होते हैं, तो इसका उत्तर है कि पौधों में जाइलम से जल एंड फ्लोएम से खनिज लवणों का स्वाहन होता है। प्रासरणी दाब का संवहन में महत्वपूर्ण होती हैं और काफ़ी ऊंचे पौधे में रसारोहण प्रक्रम द्वारा जल का परिवहन होता है। जल का काम कौन करता है, तो जाइलम करता है, यानी जाइलम नीचे से खनिज लवण मिट्टी ऊपर पहुंचाता है। और फ्लोएम का कार्य क्या होता है, तो फ्लोएम का कार्य होता है कि उसको जो मतलब जाइलम नीचे से जो ऊपर ले जाता है, उसको फ्लोएम सभी भागों में, पत्तियों के सभी भागों में बांटता है। तो फ्लोएम का कार्य ये होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 13 नंबर। प्रतिरोध क्या है, यही क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रतिरोध क्या है। तो इसका उत्तर है कि किसी धारावाही तार में आवेश के प्रवाह में जो रुकावट आती है, उसे प्रतिरोध कहते हैं। सिंपल क्वेश्चन है, इसका मात्रक ओम होता है। सिंपल क्वेश्चन है, प्रतिरोध क्या है जी, तो किसी धारावाही तार में आवेश के प्रवाह में जो रुकावट आती है, वही तो प्रतिरोध है। और इसका एसआई मात्रक क्या होता है, तो ओम होता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी पूछेगा कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है, तो ओम होता है। याद रखिएगा, काफ़ी बार पूछा गया है ऑब्जेक्टिव में कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वियोजन अभिक्रिया क्या है। वियोजन अभिक्रिया क्या है, यही क्वेश्चन पूछा गया है कि वियोजन अभिक्रिया क्या है। तो इसका उत्तर है कि जब एक यौगिक टूटकर दो या दो से अधिक यौगिक बनाता है, तो वह वैसी अभिक्रिया वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। सिंपल क्वेश्चन है ये भी कि जब एक यौगिक टूटता है तो दो या दो से अधिक यौगिक बनाता है, तो उसे हम यहाँ पर वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तम ईंधन किसे कहते हैं। उत्तम ईंधन किसे कहते हैं, यानी उत्तम मतलब अच्छा ईंधन किसे कहते हैं, तो वैसा ईंधन जो जलने के बाद अधिक ऊष्मा उत्पन्न करता है, उसे हम उत्तम ईंधन कहते हैं। सिंपल क्वेश्चन है, एक बार और समझिए कि उत्तम ईंधन किसे कहते हैं, तो वैसा ईंधन जो जलने के बाद अधिक ऊष्मा उत्पन्न करता है, उसे उत्तम ईंधन कहते हैं। जैसे यहाँ पर शीशम हो गया, सखुआ हो गया, इसको जब हम जलाएंगे तो अधिक ऊर्जा निकलेगा, अधिक ऊर्जा उत्पन्न करेगा, तो उसे हम उत्तम ईंधन कहते हैं। और जैसे मान लेते हैं पुआल हो गया या कुछ का पत्ता हो गया, उसे हम जलाएंगे तो अधिक ऊष्मा नहीं निकलेगा। लेकिन अगर हम किसी पौधे का जलाएंगे, जैसे कि जैसे कि सखुआ का पेड़ हो गया, सागवान का हो गया, शीशम का हो गया, ये सब क्या है, तो ये उत्तम ईंधन है। उत्तम ईंधन मतलब अच्छा ईंधन, अधिक ऊष्मा उत्पन्न होता है, तो इसको जलाएंगे तो अधिक ऊष्मा उत्पन्न होगा। तो यही क्वेश्चन है, इसका उत्तर यही है, इसका उत्तर यही होगा। लिख दीजिएगा, 2 अंक आसानी से मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस किसे कहते हैं और क्यों।
उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं क्यों? तो इसका उत्तर है कि उत्तल लेंस पर जब प्रकाश की समानांतर किरणें आपतित होती हैं तो लेंस से अपवर्तन के बाद समानांतर किरणें एक बिंदु पर मिलती हैं। इससे स्पष्ट होता है कि उत्तल लेंस समानांतर यहाँ पर किरणें लिखा गया है, किरणों को अभिसारित करता है। इस गुण के कारण हम इसे अभिसारी लेंस कहते हैं। सिंपल क्वेश्चन है, ये भी कोई माथापेची है नहीं, ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन मैनेज कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन है कि क्या होता है जब धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करती हैं? क्या होता है जब धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करती हैं, यही क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका उत्तर है कि धातु एक क्रियाशील श्रेणी में H से ऊपर जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करती हैं। क्या होता है जब धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करती हैं? तो धातु एक क्रियाशील श्रेणी में H यानी हाइड्रोजन से ऊपर जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करती हैं। कुछ धातु ठंडे जल के साथ तो कुछ भाप के साथ भी अभिक्रिया करती हैं। इसका उत्तर तो 18 नंबर क्वेश्चन है कि साबुन क्या है? 18 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि साबुन क्या है? तो इसका उत्तर भी देख सकते हो, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है और इसका उत्तर भी बहुत सिंपल है। तो साबुन क्या है? तो साबुन के अणु सोडियम और पोटेशियम लवण होते हैं जो लंबी श्रृंखला वाले कार्बनिक अम्ल से बनते हैं। साबुन क्या है? तो साबुन के अणु सोडियम और पोटेशियम लवण होते हैं जो लंबी श्रृंखला वाले कार्बनिक अम्ल से बनते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसका उत्तर यही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि पौधे अपना भोजन कैसे प्राप्त करता है? पौधे अपना भोजन कैसे प्राप्त करता है? तो इसका उत्तर है कि पौधे अपना भोजन अपनी जड़ों तथा पत्तियों द्वारा हवा, पानी तथा मृदा से प्राप्त करता है। पौधा अपना भोजन कैसे प्राप्त करता है? तो पौधे अपना भोजन अपनी जड़ों तथा पत्तियों द्वारा हवा, पानी तथा मृदा यानी मिट्टी से प्राप्त करता है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इतना लिखिएगा 2 अंक मिल जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं कि इतना लिखने पर 2 अंक मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। जब एक गोला रंगने पर 1 अंक मिल जा रहा है तो इतना लिखने पर 2 अंक क्यों नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। और दो अंक वाला क्वेश्चन का आंसर ज़्यादा बड़ा नहीं देना चाहिए, कोशिश करना चाहिए कि 20 से 25 शब्दों में ही उत्तर दे लघु उत्तरीय प्रश्न का। तो 19 नंबर क्वेश्चन है कि पौधे अपना भोजन कैसे प्राप्त करता है? पौधे अपना भोजन कैसे प्राप्त करता है, यही क्वेश्चन पूछा गया है। तो सिंपल क्वेश्चन है, तो इसका उत्तर है कि पौधे अपना भोजन अपनी जड़ों तथा पत्तियों द्वारा हवा, पानी तथा मृदा से प्राप्त करता है। सिंपल क्वेश्चन है, इतना लिखिएगा, 2 अंक आसानी से मिल जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट सोचेंगे कि इतना लिखने पर 2 अंक मिलेगा क्योंकि थोड़ा कम है। बिल्कुल मिलेगा। जब एक गोला रंगने पर, इस तरह गोला रंगने पर 1 अंक मिल जा रहा है तो इतना लिखने पर 2 अंक क्यों नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। तो चलिए एक बार और इसका उत्तर देख लेते हैं। पौधे अपना भोजन कैसे प्राप्त करता है? तो पौधे अपना भोजन अपनी जड़ों तथा पत्तियों द्वारा हवा, पानी तथा मृदा यानी मिट्टी से प्राप्त करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर कि विद्युत विभव से आप क्या समझते हैं? विद्युत विभव से आप क्या समझते हैं, यही क्वेश्चन पूछा गया है। तो किसी चालक की वह अवस्था जो यह बताए कि इसे किसी दूसरे चालक के साथ संपर्क में लाने पर विद्युत आवेश का प्रवाह किस दिशा में होगा, विभव कहलाता है। सिंपल क्वेश्चन है ये भी। विद्युत विभव से आप क्या समझते हैं? तो किसी चालक की वह अवस्था जो यह बताए कि इसे किसी दूसरे चालक के साथ संपर्क में लाने पर विद्युत आवेश का प्रवाह किस दिशा में होगा, विभव कहलाता है। सिंपल क्वेश्चन है, याद कर लीजिए। तो यहाँ पर है 21 नंबर क्वेश्चन, देख सकते हो कि प्रकाश पुंज क्या है तथा यह कितने प्रकार का होता है। प्रकाश पुंज क्या है तथा यह कितने प्रकार का होता है, यही क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रकाश पुंज क्या है तथा यह कितने प्रकार का होता है। तो इसका उत्तर है कि प्रकाश की किरणें के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। यह मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। प्रकाश पुंज किसे कहते हैं? तो मान लेते हैं यहाँ पर एक बिंदु हो गया, इधर से भी प्रकाश आ रहा है, इधर से भी प्रकाश आ रहा है, इधर से भी प्रकाश आ रहा है, मतलब चारों ओर से यहाँ पर प्रकाश आ रहा है, उसे हम प्रकाश पुंज कहते हैं। सिंपल क्वेश्चन है। और यह मुख्यतः कितने प्रकार का होता है? तो 3 प्रकार का होता है। पहला है अपसारी किरण पुंज, याद रखिएगा कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार। पहला है अपसारी किरण पुंज, दूसरा है समानांतर किरण पुंज और तीसरा है अभिसारी किरण पुंज। तो सिंपल क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर
कि किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीले की अपेक्षा काला क्यों प्रतीत होता है। यह भी क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है कि किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीले की अपेक्षा काला क्यों प्रतीत होता है। तो इसका उत्तर है यहाँ पर कि अंतरिक्ष यात्री आकाश में उस ऊंचाई पर होते हैं जहाँ वायुमंडल नहीं होता है। यहाँ पर ऊपर नहीं हो रहा है, यानी इतना ही क्वेश्चन सेट किया गया है, 22 क्वेश्चन सेट किया गया है। यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर 22 क्वेश्चन सेट किया गया है इस पीडीएफ में, और यह पीडीएफ हम ग्रुप में भी डाल देंगे। तो चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं कि किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीले की अपेक्षा काला क्यों प्रतीत होता है। तो इसका उत्तर है कि अंतरिक्ष यात्री आकाश में उस ऊंचाई पर होते हैं जहां वायुमंडल नहीं होता है, न ही वहां कोई प्रकीर्णन हो पाता है, इसलिए उन्हें आकाश नीला नहीं बल्कि काला प्रतीत होता है। सिंपल क्वेश्चन है, किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीले की अपेक्षा काला क्यों प्रतीत होता है। तो अंतरिक्ष यात्री आकाश में उस ऊंचाई पर होते हैं जहां वायुमंडल नहीं होता है, न ही वहां कोई प्रकीर्णन हो पाता है, इसलिए उन्हें आकाश नीला नहीं बल्कि काला प्रतीत होता है। सिंपल क्वेश्चन है, याद कर लीजिएगा। तो इस पीडीएफ में, इस क्लास में 22 क्वेश्चन सेट किया गया था। तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि 22 क्वेश्चन में से आप लोग को पहले से कितना याद था, ईमानदारी से ज़रूर बताइएगा। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे, और वीडियो को लाइक ज़रूर करना और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो यहाँ पर नंबर लिख देते हैं, यहाँ पर 82 92 92 96 27, इस पर आप लोग को एसएमएस करना है। व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए बिल्कुल फ्री में जोड़ा जाएगा, और इसी व्हाट्सएप ग्रुप में सभी सब्जेक्ट का, ऑल सब्जेक्ट का गेस क्वेश्चन दिया जाएगा इसी सब्जेक्ट में, इसी ग्रुप में। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप सभी को धन्यवाद।